गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी वपूल को हरा देता है और ड्रम आइलैंड वपूल के राज से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। और अब ड्रम आइलैंड से निकलने के बाद हमारे क्रू के अंदर एक नया डॉक्टर भी आ चुका है जिसका नाम है चॉपर। और गाइस प्रिंसेस वीवी जिसे हमने पहली बार देखा था, हमें लग रहा था कि ये लड़की एक विलन है, पर जब हमने इसके बारे में और जाना तो हमें पता चला कि ये अरबास्ता किंगडम की राजकुमारी है। इसका किंगडम अरबास्ता अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत में है और इसके पीछे क्रोकोडाइल का ही हाथ है। क्रोकोडाइल 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है और एक वॉरलॉर्ड कितना ज्यादा ताकतवर होता है तो हमें इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मीहॉक ये बंदा भी एक वॉरलॉर्ड है और मीहॉक के सामने ज़ोरो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था। और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्रोकोडाइल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब लूफी और ये सभी लोग अपनी दोस्त वीवी की हेल्प करने के लिए निकल चुके हैं अरबास्ता किंगडम की तरफ। और इस तरफ हम लिटिल गार्डन को देखते हैं। हाँ, वही जगह जहाँ पर ब्रॉगी और डॉरी रहते हैं। मिस्टर 2 यहाँ पर पहुंच चुका है मिस्टर 3 को मारने के लिए, जैसा कि क्रोकोडाइल ने इसे ऑर्डर दिया था। और मिस्टर 2 को यहाँ पर मिस्टर 3 नहीं मिलता है और इस आइलैंड के लोगों पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, कहाँ गया वो मिस्टर 3? मुझे बताओ जल्दी से। हमें कैसे पता होगा सर? अरे यार, अगर मैंने मिस्टर 3 को नहीं मारा तो क्रोकोडाइल मुझे ही मार देगा। शायद से मिस्टर 3 पहले ही निकल चुके हैं अलाबास्ता की तरफ। जल्दी से बोट को निकालो, हमें अभी इसी वक्त अलाबास्ता किंगडम की तरफ निकलना होगा। और मिस्टर 2 मिस्टर 3 को मारने के लिए अलाबास्ता किंगडम की तरफ निकल जाता है। इस तरफ अलाबास्ता के अंदर बारक वर्क्स के हेडक्वार्टर के अंदर कुछ पायरेट्स अलाबास्ता पर अटैक करने वाले हैं। तो आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं क्रोकोडाइल सर? तुम जानती हो ना, लोग मुझे हीरो की तरह देखते हैं। वो हीरो जो कि पूरे पायरेट्स को मारकर अलाबास्ता किंगडम की रक्षा करता है। मुझे यही करना होगा। मुझे लोगों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर रखनी होगी। अगले दिन अलाबास्ता किंगडम के एक टाउन के अंदर कुछ पायरेट्स हमला कर देते हैं। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और अलाबास्ता के सोल्जर्स घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। जितना भी सोना है हमें दे दो, वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। और तभी सभी लोग छत की तरफ देखने लगते हैं। क्रोकोडाइल सर! सभी पायरेट्स क्रोकोडाइल को देखने लगते हैं। इन पायरेट्स का लीडर कहता है, तो यही है क्रोकोडाइल? हाँ, ये समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। क्रोकोडाइल सर आप आ गए। हमारा हीरो आ चुका है। मैं इनका सर अलग करने यहाँ पर आया हूँ। तुम अपने आप को कोई हीरो समझते हो क्या? तुम कोई हीरो नहीं, बस गवर्नमेंट के पालतू कुत्ते हो, क्योंकि तुम एक वॉरलॉर्ड हो। ये सुनकर क्रोकोडाइल नीचे कूद जाता है। मैं तुम्हें अलाबास्ता पर अटैक नहीं करने दे सकता। और सभी के सभी पायरेट्स क्रोकोडाइल के सीने के अंदर अपनी तलवार घुसा देते हैं। ये है तुम्हारा हीरो, ध्यान से देखो इसे। ये मर चुका है। तभी क्रोकोडाइल अपना एक हाथ हवा में उठाता है। ये जिंदा कैसे है? ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इतनी सारी तलवारें घुसने के बावजूद ये बंदा जिंदा है। और क्रोकोडाइल के हाथ के आसपास जो रेत होती है वो उड़ने लगती है। ये बंदा जादू जानता है क्या? और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। सभी पायरेट्स इस रेत के तूफान के अंदर फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो जाता है। क्रोकोडाइल के इस हमले की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर थे वो रेत के अंदर दब चुके हैं और सभी लोग मर जाते हैं। तुम में से कोई भी मेरे लेवल का नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी अलाबास्ता के ऊपर अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता, समझे? और ऐसा बोलकर क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। ये कितना कूल है। क्रोकोडाइल हमारा हीरो है। और क्रोकोडाइल यहाँ से जाने लगता है। अलाबास्ता के सभी सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं उन पायरेट्स को हराने के लिए, लेकिन देखते हैं कि क्रोकोडाइल इन सभी को पहले ही हरा चुका है। पर पार हमारे पहुंचने से पहले ही ये क्रोकोडाइल सबको हरा देता है। इसके बाद हम अलुबारना पैलेस को देखते हैं। ये अलाबास्ता किंगडम के राजे का महल है। यहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं, गुस्ताखी माफ हो महाराज, इस बार भी वो क्रोकोडाइल हमसे पहले वहाँ पर पहुँच गया। और अलाबास्ता किंगडम का राजा जिसका नाम है नेफर्तरी कोबरा ये कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। वो ये सब कुछ हमारे लिए तो करता है। और इस तरफ गोइंग मैरी के ऊपर सांजी लूफी से पूछताछ कर रहा होता है। कल रात का खाना गायब है लूफी, तूने ही उसे खाया है, मुझे मालूम है। मुंह दिखा अपना। क्या भाई, मैंने तो देखा भी नहीं। कौन सा खाना? अच्छा, तो तुम्हारे मुंह पर खाना क्यों लगा हुआ है? हाँ, अरे शिट यार, लगता है मैं खाना पूछना भूल गया। साले तेरी तो, तूने ही खाना चुराया है, मुझे पता था। सांजी लूफी के एक लात मारता है और इस तरफ उसॉप, चॉपर और कारू फिशिंग कर रहे होते हैं और इन सभी के मुंह के अंदर भी खाना होता है। ये रात का खाना है जो कि सांजी ढूंढ रहा है। सांजी ये देख लेता है और इनके पास आकर इन पर एक एक पंच मार देता है। इसके बाद लूफी भी उसॉप के साथ फिशिंग करने के लिए बैठ जाता है। कितना भुक्कड़ है तो लूफी, तूने मछलियों का चारा भी खा लिया। तभी वीवी यहाँ पर आ जाती है। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हाँ, अच्छा फिशिंग कर रहे हो तो तुम लोगों के हाथ कुछ आया क्या? एक सेकंड। वीवी देखती है कि एक मछली के चारे की जगह इन लोगों ने कारो को ही एक बेट की तरह यूज किया हुआ है। कारो बेचारी रो रही होती है। ये क्या है तुम्हारी ऐसी की तैसी? ये क्या है? ये क्या कर रहे तुम कारो के साथ? साले लूफी, तेरी वजह से मैं पिट गया। ये तेरा आइडिया था ना? अरे यार, मुझे लगा हम बड़ी मछली पकड़ लेंगे। और इस तरफ हम मिस्टर 2 को देखते हैं जो कि मिस्टर 3 को ढूंढ रहा है। अरे यार, अगर मुझे मिस्टर 3 नहीं मिला तो क्रोकोडाइल मुझे मार देगा। लूफी और मिस्टर 2 की बोट आसपास ही है और उसॉप और लूफी को एक बहुत बड़ी मछली मिली है, पर हमें पता चलता है कि इन्होंने मिस्टर 2 को ही पकड़ लिया है जब वो शिप इनके पास से गुजर रही थी। ये क्या भाई, मैं तो अपनी शिप पे था, मैं इसके पास कैसे आ गया? मिस्टर 2 नीचे पानी के अंदर गिर जाता है। मुझे बचाओ, मैं तैर नहीं सकता, मुझे बचाओ। लूफी और उसॉप मिस्टर 2 की जान बचा लेते हैं और उसे अपनी शिप के ऊपर लेकर आते हैं। ये बंदा सही सलामत बोट के ऊपर आ जाता है। शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। क्या मुझे एक गर्म सूप मिल सकता है? तेरी जान बचाइए, ठीक है ना? तेरे बावर्ची नहीं हम खुद भूख के नंगे बैठे हैं, तुझे कैसे खाना खिलाएंगे? अच्छा, तो आपको तैरना नहीं आता? हाँ, दरअसल मैं एक डेविल फ्रूट का यूजर हूँ, इसलिए मैं तैर नहीं सकता हूँ। क्या सच में? तो आपकी ताकत क्या है? और मिस्टर 2 अचानक से लूफी के एक चांटा मार देता है और लूफी दूर जाकर गिरता है और जोरो अपनी तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोरो मिस्टर 2 के ऊपर हमला करने वाला होता
होता है, लेकिन तभी मिस्टर टू इसे रोक लेता है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, ये बंदा लूफी की आवाज में कहता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने लूफी का चेहरा चुरा लिया है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है। अरे भाई साहब ये क्या है? हाँ यही मेरी ताकत है। और मिस्टर टू अपना चेहरा पहले जैसा कर लेता है मैं जिसको भी छूता हूँ मैं उसका रूप ले सकता हूँ। और उसकी आवाज भी। क्या बात है। मिस्टर टू एक एक करके सभी लोगों को छूने लगता है और उसॉप, जोरो, चॉपर और नामी का रूप बदलकर दिखाता है इन सभी को। और मिस्टर टू अपनी शर्ट खोल के दिखाता है नामी का रूप लेके। अरे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। नामी इस बंदे की एक पंच मार देती है। साले अपना रूप बदल ले, ठीक है ना, वापस से, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। मुझे माफ करना। हाँ बस यही मेरी ताकत थी। उसॉप और लूफी ये दोनों इस बंदे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। अरे वाह क्या बात है। और मिस्टर टू इन सभी को बहुत सारे बंदों का चेहरा दिखाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर टू अलाबास्ता किंगडम के राजा का चेहरा बना लेता है। ये देखकर विवी समझ जाती है कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है और ये सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। और तभी नामी देखती है कि एक अजीब सी शिप इनकी तरफ आ रही है। लगता है मेरे जाने का समय हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से मिलूंगा। मुझे भूलना मत। अरे लूफी, चॉपर और उसॉप इमोशनल हो जाते हैं और इसे जाता हुआ देखकर रोना शुरू कर देते हैं। अब की बहुत याद आएगी सर जी, प्लीज आइए मत प्लीज। मिस्टर टू के साथी कहते हैं, अरे मिस्टर टू जी चलिए, जाने का समय हो चुका है। और मिस्टर टू की शिप यहाँ से चली जाती है और तभी लूफी और ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक सेकंड, क्या उन लोगों ने अभी मिस्टर टू कहा? अरे भाई ओ शिट, मतलब ये बारक वर्क्स के लिए काम करता है। वीवी भी ऊपर खड़ी होती है और कहती है, मैंने मिस्टर 1 और मिस्टर 2 को पहले कभी नहीं देखा है, बाकी सभी को देख चुकी हूँ। जब वो बार बार रूप बदल रहा था उसने बीच में मेरे फादर यानी कि एलाबास्ता किंगडम के राजा का चेहरा भी लिया था। जो इंसान एक राजा का चेहरा ले सकता है वो तो इस ताकत का यूज करके बहुत गलत काम कर सकता है। हमें उसकी ताकत के बारे में पहले ही पता चल गया, अब बस हमें सावधान रहना होगा। इस तरफ मिस्टर टू अपनी शिप के ऊपर बैठकर सोच रहा होता है। क्या बात है, आज कितने अच्छे दोस्त बने मेरे। विवी और नामी नोटिस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये लोग अलाबास्ता किंगडम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तभी लूफी देखता है कि इनके पीछे पीछे बहुत सारी बोट्स आ रही हैं। उसॉप अपनी दूरबीन से देखता है और उन सभी बोट्स के ऊपर बारक वर्क्स लिखा हुआ है। ये सभी अलाबास्ता आ रहे हैं। लगता है सभी लोग बारक वर्क्स के लिए काम करते हैं। फिलहाल हमें मिस्टर टू से बचना होगा। अगर वो हमारे बीच में घुल मिल गया तो हम उसके बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे। जोरो इन सभी को एक पट्टी दे देता है। सभी लोग इस पट्टी को अपने हाथ में बांध लो। और ये सभी लोग अपनी कलाई के ऊपर एक एक पट्टी बांध लेते हैं। ये हमें बचाएगा मिस्टर टू से। वो देखो सामने नानोहाना टाउन आ चुका है, शिप को यहीं पर रोक दो। और ये सभी लोग नानोहाना टाउन में पहुंच जाते हैं, जो कि अलाबास्ता किंगडम का ही एक शहर है। वीवी, हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? हाँ मेरे पास एक प्लान है, पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। और अंदर ये लूफी पड़ा होता है। यार मुझे भूख लग रही है, और अपनी चप्पल को खा रहा होता है। तुम सभी लोग सुनो मेरी बात, हम सभी लोग एक अनजान टाउन में आए हैं, इसलिए तुम सभी लोग अपनी हरकतों पर काबू रखना, समझ गए? और कोई अजीब हरकत मत कर देना। ठीक है नामी सा, मैं समझ गया। नामी, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने बोलने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है? लूफी को देखो जरा, ये लूफी शिप से भाग रहा होता है। मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, भूख लगी है। साले लूफी वापस आ जाए इधर। लेकिन लूफी इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है नामी। इस गधे को तो ये भी नहीं पता कि इसके सर के ऊपर 30 करोड़ की बाउंटी है। तभी जोरो और चॉपर भी नीचे चले जाते हैं लूफी का पीछा करते करते। एवरीबॉडी, सबके सब भूख खड़े साले। और तभी इन सभी को अपने सामने मिस्टर 3 की शिप दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि मिस्टर 3 अलाबास्ता किंगडम पहुंच चुका है। हमसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका है वो। अब हम लोग क्या करेंगे? उस आदमी ने हमारा चेहरा देख रखा है, अगर उसने हमें टाउन में घूमते हुए देख लिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चिंता मत करो नामी, मेरे पास एक आइडिया है। और ये सारे लोग एक कंबल ओढ़कर टाउन के अंदर घुस जाते हैं, ताकि इन्हें कोई बारक वर्क्स का एजेंट ना देख ले और इन्हें पहचान ना ले। ये सभी लोग छुपते छुपाते एक जगह पर आ जाते हैं। शुक्र है किसी ने हमें नहीं देखा। नामी, तुम अब जा सकती हो, तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ने का वादा किया था, तुम्हारा वादा पूरा हो चुका है। चुप करो तुम हमारी दोस्त हो, समझ गई? हम तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आए हैं। ठीक है नामी। अच्छा ठीक है, तो मेरा प्लान सुनो, हमें पास ही के यूबा टाउन में जाना होगा, यहीं पर हमें रेबेलियन आर्मी मिलेगी। तो गाइस, ये रेबेलियन आर्मी कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। पर हम वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और कपड़े लेकर आता हूँ। मिस्टर 3 ने मुझे अभी तक नहीं देखा है और चॉपर को अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं भी सांजी के साथ चलूंगा। सांजी और चॉपर कपड़े खरीदने के लिए मार्केट के अंदर चले जाते हैं। ये सब तो ठीक है, पर वो पागल लूफी कहाँ पर है? और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। ये रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं लग रहा। मैं कहाँ पर आ गया भाई, कहीं मैं खो तो नहीं गया? और हमें पता चलता है कि लूफी एक्साइटमेंट में भागते हुए नानोहाना टाउन से बहुत आगे आ चुका है। अरे यार ये क्या हो गया? अचानक से लूफी की नजर एक जगह पर जाती है। उस घर के अंदर से धुआं निकल रहा होता है। एक सेकंड, यहाँ पर धुआं है, कहीं रेस्टोरेंट तो नहीं? और उस जगह की तरफ भागते हुए चला जाता है। और इस तरफ ये सांजी मार्केट के अंदर कुड़ियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तुम्हारा नाम क्या है? और ये सांजी उस लड़की के पीछे भागने लगता है। मिस, कहाँ जा रही हैं? भाई सांजी यार ठरकी बंदाई। सांजी चॉपर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और अभी चॉपर बिल्कुल अकेला है। यहाँ तो कितनी तेज धूप है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और चॉपर किसी कमरे के अंदर आकर रेस्ट करने लगता है, पर हमें पता चलता है कि ये कोई कमरा नहीं है, ये एक ऊंट गाड़ी है। इस ऊंट गाड़ी का मालिक गेट को बंद कर देता है और ये चली जाती है नानोहाना शहर के बाहर। सांजी यहाँ पर आता है। मैंने सारा सामान खरीद लिया है। चॉपर कहाँ गया? इस तरफ लूफी उस घर के अंदर पहुंच चुका है। ये रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं लग रहा। बाहर एक नल होता है, उसके अंदर से पानी पीने की कोशिश करता है। एक बूंद। अरे यार शिट। और यहाँ पर बहुत सारे बैग भी पड़े होते हैं और उन बैग्स के अंदर ग्रीन कलर का एक पाउडर होता है। इस घर के अंदर एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक तलवार है और ये सारी बातें सुन रहा होता है। लूफी अपने बगल में एक भट्टी को देखता है और उन सभी बैग्स को इस भट्टी के अंदर डाल देता है। शुक्र है मैंने इसे जला दिया, वरना मेरे जैसा कोई मुसाफिर आता और इस कड़वे पाउडर को खा लेता।
पाउडर जाने के बाद इस घर की चिमनी अचानक से हरे कलर में बदल जाती है। पर तभी अचानक से लूफी देखता है कि उसके ऊपर काले बादल आ चुके हैं और अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। शुक्र है मेरी प्यास बुझ गई। और ये आदमी जो अंदर बैठा हुआ था ये बाहर आता है और उन सभी पाउडर्स को जला हुआ देखकर हैरान रह जाता है। ओए, ये क्या किया तूने? अच्छा तो तुम उस जहर की बात कर रहे हो है ना? मैंने उसको भट्टी के अंदर डालकर जला दिया। क्या तूने जला दिया उसे? साले वो डाउस पाउडर था, मेरा खजाना। क्या हो गया भाई बूढ़े आदमी, उसके अंदर ऐसा भी क्या था? तेरा उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई आम पाउडर नहीं था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सॉरी सर जी, मुझे माफ कर देना। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। क्या मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है सर जी? अरे यार, मैंने टाउन से इतना दूर कैबिन बनाया अपना और इस बच्चे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। अरे यार रोक क्यों रहे हो और खरीद लेना। गधे कहीं के, इस पाउडर को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। तुम कोई गलत काम कर रहे हो ना, सच बताना। बहुत हो गया तेरा, अब तू मर जा। इस तरफ चॉपर की आंख खुलती है और अपने आप को एक ऊंट गाड़ी के अंदर पाता है। ये क्या हो रहा? ये मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है? यार, और देखता है कि इस ऊंट गाड़ी के अंदर बहुत सारी बंदूकें भी रखी हुई हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये गाड़ी कहीं पर पहुंच जाती है। एक आदमी गेट खोलता है और देखता है कि चॉपर अंदर लेटा पड़ा है। ये क्या है? इस तरफ एक आदमी एक कैंप के अंदर जाता है। यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम है कोजा। इस बंदे के पास एक आदमी आता है और इससे कहता है, अलाबास्ता किंगडम तबाह होता जा रहा है, हमें अलाबास्ता को बचाना होगा। आखिर हम रेबल आर्मी की मेंबर्स हैं। जिससे कि हमें पता चलता है कि ये बंदा रेबल आर्मी का एक मेंबर है जिनके पास वीवी आना चाहती है। और ये रेबल आर्मी असली में कौन है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता वाला है। और इस तरफ आदमी देखता है कि रेनडियर यहाँ से गायब हो चुका है और चॉपर एक ऊंट के सहारे यहाँ से दूर आ जाता है और ऊंट इसकी हेल्प कर रहा है वापस से नानोहाना टाउन में ले जाने के लिए। शुक्रिया आपका मुझे उस अजीब सी जगह से निकालने के लिए। और ऊंट चॉपर को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। लूफी इस आदमी से इस पाउडर के बारे में पूछता है। इसका नाम डांस पाउडर है और जैसे ही इसे हवा में छोड़ा जाता है तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये एक जादुई पाउडर है। अलाबास्ता किंगडम के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इधर हमेशा सूखा पड़ा रहता है और इस पाउडर से हम बारिश करवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पाउडर के ऊपर बैन लगा रखा है, ना इसे कोई खरीद सकता है ना इसे कोई बेच सकता है और जिसके हाथ में ये पाउडर दिख जाता है गवर्नमेंट उसे मार देती है। ये आदमी लूफी को अपना लंच दे देता है। इस लंच के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े आदमी। हाँ जाओ, इसे लेकर जाओ और वापस कभी मत आना। और इस तरफ सभी लोग चॉपर और सांजी के आने का इंतजार कर रहे हैं और तभी चॉपर और सांजी सामने से आ जाते हैं और सभी लोग अलाबास्ता किंगडम के कपड़े पहन लेते हैं और नामी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है इन कपड़ों में। इन कपड़ों में मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। अरे वाह नामी जी, इन कपड़ों में तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और सांजी जोरो और उसब के लिए सस्ते वाले कपड़े लेकर आता है, बिल्कुल चोर बाजार वाले। और ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें रेगिस्तान को पार करके युबा टाउन में जाना होगा। पर भाई कोई मिसिंग नहीं लग रहा तुम्हें? और इस तरफ रेगिस्तान में लूफी उस आदमी का दिया हुआ लंच खाते हुए जा रहा है और तभी नानोहाना में किसी की एंट्री होती है। इस बंदे ने एक हैट पहनी हुई है और इसकी पीठ के ऊपर एक अजीब सा टैटू है। एक दुकानदार इस बंदे को देखता है और कहता है, लगता है तुम इधर नए हो बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये देखो, इस सोने के सेब को अगर तुम खा लोगे तो तुम 1000 साल से भी ज्यादा जी सकोगे। नहीं, मुझे 1000 साल जीने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं बस आज को जीना चाहता हूँ। और यहाँ से चला जाता है। लगता है किसी और को चूना लगाना पड़ेगा। और तभी उस शॉप और चॉपर भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्या आप इस सेब को बेच सकते हैं प्लीज? तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं बच्चे, तुमने बिल्कुल सही चीज को चुना है। हाँ तो कितने में बेचोगे इसे? बस 1000 बेरीज। तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को एक एक पंच मारती है। तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज असली है? ये बंदा तुम्हें चूना लगा रहा है। जोरो पर्दा हटा के दिखाता है और यहाँ पर एक बंदा नॉर्मल से सेब को गोल्डन पेंट कर रहा होता है। पर नामी उसॉप और चॉपर को खींच कर लेकर चली जाती है। इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें लूफी को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। पता नहीं किधर चला गया वो। तभी जोरो की नजर बगल की दुकान पर जाती है। ये बंदा लूफी का पोस्टर इस दुकानदार को दिखा रहा होता है। क्या तुमने इस लड़के को कहीं देखा है? और सभी लोग उसी लड़के को देखने लगते हैं। मैंने तो इसे नहीं देखा है, पर तुम रेस्टों में पता कर सकते हो क्योंकि सभी मुसाफिर सबसे पहले खाना खाने ही जाते हैं। हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया। ये लूफी को क्यों ढूंढ रहा है? दिखने में भी काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। शायद वो बाउंटी हंटर है, इसलिए लूफी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। नहीं, मुझे वो बाउंटी हंटर तो नहीं लग रहा। और ऊपर से उसकी पीठ के ऊपर एक अजीब सा टैटू भी है। तभी जोरो देखता है कि सामने वही लॉकडाउन वाली लड़की है, ताकेशी। और ये लड़की एक तलवार वाले से बहस कर रही होती है। अरे ओ, तुम ऐसे ही इस तलवार को नहीं बेच सकते, समझ गए ना? क्या तुम्हारे पास इसे बेचने का लाइसेंस है? अरे ये तो वही है, ये इधर क्या कर रही है? और जोरो छुप जाता है। क्या हो गया भाई जोरो, छुप क्यों रहा है? सामने देखो जरा क्या है। और तभी इस लड़की के पीछे से अचानक से कैप्टन स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है। ये 2-4 पायरेट्स को अपने कंधे के ऊपर उठाकर लेकर आता है। ये लोग मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। इन्हें शायद नहीं पता कि मैं नेवी का एक ऑफिसर हूँ। ध्यान रखना, स्ट्रॉ हैट और उसका क्रू यहीं पर होगा, आसपास नजर रखना। और ये सभी लोग कैप्टन स्मोकर और ताकेशी को देख लेते हैं। अरे भाई, ये तो वही ऑफिसर नहीं है जो कि हमें लॉकडाउन में मिला था? हाँ ये वही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पीछा करते करते इतनी दूर तक आ जाएगा। लूफी कहाँ पर है यार? इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में खो चुका है। लूफी एक लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। भूख लग रही है, गर्मी भी बहुत है यार। और तभी लूफी को अपने सामने नानोहाना टाउन दिखाई दे जाता है। मिल गया, सबसे पहले तो खाना खाऊंगा। इस तरफ नानोहाना के अंदर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ लग रही है। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों है आज? अंदर एक आदमी खाना खा रहा था और खाना खाते खाते मर गया। शायद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। और रेस्टोरेंट के अंदर हम उसी अजीब से बंदे को देखते हैं और ये बंदा खाना खाते हुए मर चुका है। इसका सर खाने की प्लेट पर है। लगता है ये मर चुका है।
अचानक से ये उठ जाता है। खाना तो बहुत टेस्टी है। ये देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। अरे भाई ये वापस जिंदा कैसे हो गया? भाई तू ठीक तो है ना? क्या तुम ठीक हो? और तभी ये लड़का इस लड़की की ड्रेस से अपना मुंह पोंछने लगता है। भाई तुझे हुआ क्या था? ये क्या था अभी? हाँ दरअसल मैं बस सो गया था, मेरी आंख लग गई थी, सॉरी। अरे भाई खाना खाते हुए कैसे सो सकता है? पागल वागल है क्या? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? साले तेरी चिंता हो गई थी हमें, तकलीफ कोई नहीं हमें, ठीक है ना? ओ भाई ये सारे कॉमेडी करने के लिए रखे हुए हैं क्या? और अचानक से बंदा वापस से प्लेट में अपना मुंह देकर सो जाता है। अबे वापस हो गया तू? क्या अजीब आदमी है ये। बाहर कैप्टन स्मोकर होता है और इस भीड़ को देखकर अंदर आने लगता है और अंदर ये बंदा लूफी का पोस्टर दिखाता है। क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कभी देखा है? कभी सोचा है? कैप्टन स्मोकर भी यहाँ पर आ जाता है। मुझे लगा नहीं था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी। खुलेआम पब्लिक के अंदर बैठ कर खाना खा रहे हो। सभी लोग इससे दूर रहो। ये बंदा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर है और इसका नाम है ओर्टेगस डी एस। व्हाइट बियर्ड, वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। और ये सुनकर सभी लोग इससे दूर होने लगते हैं क्योंकि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलने वाला है। एस पलट कर कैप्टन स्मोकर से कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं बस अपने छोटे भाई को ढूंढने यहाँ पर आया हूँ। इस तरफ लूफी टाउन के अंदर पहुंच चुका है और किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा है और तभी इससे सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे जाता है। रेस्टोरेंट मैं आ गया भाई। रेस्टोरेंट के अंदर एस और स्मोकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ तो भाई क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं एक नेवी वाला हूँ और तुम एक पायलट हो। जाहिर सी बात है मैं तुम्हें पकड़ना चाहूंगा। स्मोकर अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करने लगता है और एस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, कम कम रॉकेट। और आते ही लूफी कैप्टन स्मोकर से टकरा जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? लूफी स्मोकर के साथ साथ एस को भी अपनी चपेट में ले लेता है और एस और कैप्टन स्मोकर दोनों दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और लूफी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। लाओ भाई खाना लाओ जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। पर बच्चे तुमने अभी जो किया है उसे तो देख लो जरा। मुझे बस खाना दो। लूफी खाना खाने लगता है। ये देखो तुमने क्या किया है। तुमने 7-8 दीवारें तोड़ दी हैं एक ही बार में। अरे भाई कितना अजीब रेस्टोरेंट है तुम्हारा, यहाँ की दीवारों में छेद है। साले ये तूने किया है, बोल रहा ज्यादा। एस उठता है और बहुत गुस्से में लग रहा होता है। किसने ये किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसने मुझे धक्का दिया? किसकी मौत आई है? एस वापस जाता है और तभी एस की नजर लूफी पर जाती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल ये एस लूफी का बड़ा भाई है। अरे लूफी तुम यहाँ पर? लेकिन तभी स्मोकर इसका सर जमीन पर पटक देता है। लूफी देखता है कि उसके सामने कैप्टन स्मोकर खड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारा कहाँ पीछा नहीं किया। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए स्ट्रॉ हेड। लूफी को याद आता है कि ये तो कैप्टन स्मोकर है जो कि इसे लॉकडाउन के अंदर मिला था। लूफी इसे देखकर डर जाता है और तभी अपना खाना स्मोकर के मुंह के ऊपर फेंक देता है। तुमने मुझे एक और वजह दे दी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। रुक जाओ भाई एक सेकंड। लूफी अचानक से पूरा खाना अपने मुंह के अंदर भर लेता है और इस रेस्टोरेंट से भाग जाता है। दोबारा कभी नहीं मिलेंगे स्मोकर सर जी। स्मोकर इसका पीछा करने लगता है और एस भी लूफी के पीछे भागने लगता है। तभी स्मोकर को अपने सामने ताशिकी दिखती है। ताकिशी इस पर हमला करो जल्दी, वो स्ट्रॉ हेड तुम्हारे पास आ रहा है। ताशिकी इस पर हमला कर देती है लेकिन लूफी बचकर छत के ऊपर चला जाता है। स्मोकर अपना शरीर एक स्मोक में बदल लेता है और हवा में उड़ने लगता है और छत पर पहुंच जाता है लूफी को पकड़ने के लिए। नेवी वालों को इकट्ठा करो, इसके क्रू मेंबर्स भी यहीं आसपास ही होंगे। लूफी का क्रू इधर है, मतलब कि वो जोरो भी इधर ही होगा। स्मोकर लूफी के ऊपर व्हाइट स्नेक अटैक का यूज करता है। इसका धुआं एक स्नेक में बदल जाता है और लूफी के पीछे पड़ जाता है। स्ट्रॉ हेड बताओ मुझे यहाँ पर क्यों आए हो? क्या भाई मैं क्रोकोडाइल के पीछे आया हूँ, मैं उसको मारना चाहता हूँ। और तभी लूफी यहाँ से गायब हो जाता है। स्मोकर देखता है कि लूफी छत से हटकर नीचे की तरफ आ चुका है। इस तरफ सांजी और वीवी ये सभी लोग बैठे हुए हैं और तभी नेवी वालों की आवाज आती है, उसको भागने मत देना, पीछे करो स्ट्रॉ हेड का। ये सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे यार इसकी वजह से हम सब लोग फंसेंगे, कर दिया इसने कांड। नेवी वाले लूफी के पीछे पड़ चुके हैं और लूफी यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी लूफी इन सभी को देख लेता है। जोरो क्या हाल है? लूफी अपने क्रू को आवाज लगाता है और सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। ये लूफी हमें मरवा कर रहेगा किसी दिन। अबे वो भाग जा लूफी, इधर बता। लूफी अपने क्रू की तरफ भागने लगता है। वो रहा स्ट्रॉ हेड और उसके क्रू के मेंबर्स भी वहीं पर हैं, जल्दी चलो। स्मोकर और मरीन के सभी सोल्जर्स लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। स्मोकर व्हाइट ब्लो नाम का एक अटैक यूज करता है। लूफी डर के मारे भाग रहा होता है और तभी एस की आवाज आती है, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। और एस अपना हीट हेज नाम का एक अटैक यूज करता है और तभी कैप्टन स्मोकर की स्मोक आग की लपटों के अंदर घिर जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लूफी एस को देखता है और सोचता है, ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। एस की बॉडी के अंदर से आग निकल रही होती है। हमारे रास्ते से हट जाओ, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो और हार मान लो। लूफी एस को देखता है और एस की उंगलियों से और उसके हाथों से आग निकल रही होती है। ये तो डेविल फ्रूट यूजर है, पर ये हमें क्यों बचा रहा है? एस भाई इधर क्या कर रहे हो आप? छोटे भाई बहुत देर कर दी तुमने मुझे पहचानने में। हाँ वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदले लूफी। हाँ पर भैया जी आपकी बॉडी से आग कैसे निकल रही है? हाँ दरअसल मैंने फ्लेयर फ्रूट खाया था। स्मोकर और सभी मरीन वाले इसके सामने खड़े होते हैं। लूफी यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, इसे मैं देखता हूँ, मैं इसे हरा कर जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ। और लूफी इस पर भरोसा करके अपने क्रू के साथ यहाँ से भाग जाता है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ वो इसलिए क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। क्या वो तुम्हारा भाई है? और तभी एस की आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरफ वीवी लूफी से पूछती है, लूफी वो आदमी था कौन? हाँ वीवी वो मेरा बड़ा भाई है। एस ये सुनकर उसप और जोरो हैरान रह जाते हैं। क्या तुमने अपने भाई के बारे में हमें कभी बताया नहीं लूफी? इस तरफ एस पूरी तरह से आग में घिरा हुआ है। स्मोकर और एस एक दूसरे पर हमला करते हैं और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि हवा में स्मोक और आग घिर चुकी है। लूफी क्या वो लड़का सच में तुम्हारा भाई है? हाँ वो मेरा भाई है और उसका नाम है एस। हाँ तो वो ग्रैंड लाइन
में क्या कर रहा है? एस भी एक पायरेट है। एस ने बहुत साल पहले घर छोड़ दिया था वन पीस को ढूंढने के लिए। ये सभी लोग गोइंग मैरी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लूफी का ध्यान अभी भी इन दोनों की फाइट के ऊपर है। यार एस तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लूफी एस को देखता है, जिसकी वजह से ये भटक जाता है और गलत दिशा की तरफ जाने लगता है। लूफी अलग ही जगह पर आ जाता है और इसे पता भी नहीं है कि ये बंदा भटक चुका है। और तभी ये सभी लोग शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। सब कुछ तैयार है, क्या मैं शिप को चला दूं? 1 मिनट रुको, सभी लोग आ गए ना भाई शिप पे? ये देखते हैं कि लूफी मिसिंग है। अरे यार फिर से नहीं। अरे यार लूफी अभी भी शिप पे नहीं आया है और इस तरफ लूफी खो चुका है। यार इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, अपने कैप्टन को अकेला छोड़कर भाग गए। और तभी एस लूफी के सामने आ जाता है। कितना समय हो गया तुम्हें देखे हुए भाई। मुझे भी भैया, आप बिल्कुल नहीं बदले भैया। पर भैया आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ मैं एक छोटा सा काम निपटाने यहाँ पर आया था, तो सोचा मैं अपने छोटे भाई से भी मिल लूं। वैसे मैंने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है लूफी। क्या आपने व्हाइट बियर्ड्स को ज्वाइन कर लिया? हाँ ये देखो मेरी पीठ के ऊपर। तुम भी हमारे क्रू को ज्वाइन कर लो लूफी, उसके बाद हमेशा साथ रहेंगे। नहीं भैया, दरअसल मेरे पास अपना एक क्रू है। मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये दोनों चलते चलते आपस में बात करने लगते हैं। हाँ तो लूफी तुम्हारे क्रू में कौन कौन है? हाँ एक तलवारबाज, एक कुक, एक नेविगेटर, एक रेंडियर, एक राजकुमारी और एक पागल बतख भी है। तुम्हारा क्रू तो बहुत अजीब है लूफी। और तभी बारक वर्क्स के मेंबर्स इनके सामने आ जाते हैं और इनका लीडर कहता है, अब बच के कहाँ जाओगे एस? ये सभी लोग इन पर बंदूक तान देते हैं। ये सभी पायरेट्स लूफी और एस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी और एस बहुत आसानी से इन सबको हरा देते हैं। टाउन के किनारे पर आ जाते हैं और तभी लूफी की नजर अपनी शिप पर जाती है। एस भैया मुझे शिप दिख गई, मैं अपनी शिप पर जा रहा हूँ। ठीक है लूफी तुम जा सकते हो, मैं इन गुंडों को संभालता हूँ। जोरो हेलो, दिख रहा हूँ मैं? नामी वो रहा लूफी, शिप को उसकी तरफ मोड़ लो। तभी लूफी अपना हाथ बड़ा करता है और शिप को पकड़ लेता है। लूफी शिप के ऊपर आता है और सांजी से टकरा जाता है। अरे यार लूफी तो ये जानबूझकर करता है ना, साले अगली बार मुझे मारा ना तूने तो देख लियो तू। एस कहाँ पर रह गया? लूफी वहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे हैं, तुम अपने भाई को अकेला छोड़कर आ गए। अरे चिंता मत करो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है? हाँ चॉपर, वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। बहुत सालों पहले उसने मुझसे फाइट की थी और तब तो उसने वो डेविल फ्रूट भी नहीं खाया था। मैं तब भी उससे बहुत बुरी तरह से हार गया था। क्या उसने सच में तुमको हराया है लूफी? हाँ मैं एस को कभी नहीं हरा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी एस भी यहाँ पर आ जाता है। एस इन सभी से मिलता है। अच्छा तो ये है तुम्हारा क्रू? हाँ मेरे छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी इन सभी की नजर सामने आती हुई शिप्स पर जाती है। बारक वर्क्स के एजेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं इन पर हमला करने के लिए। लूफी यहीं पर रुको, मैंने देख कर रहा था। तभी एस गोइंग मैरी से नीचे कूद जाता है। एस अपनी एक छोटी सी बोट के ऊपर बैठ जाता है और ये बोट इसकी आग से चलती है। एस अपना फायर फिस्ट अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आग का मुक्का इन सभी की सभी शिप्स को तोड़ते हुए चला जाता है। और इसी अटैक की वजह से एस को फायर फिस्ट एस नाम से भी जाना जाता है। एस एक ही बार में इन सभी लोगों की बोट्स को जला देता है। मैंने सोचा नहीं था कितनी जल्दी हार जाओगे। मैंने कहा था ना मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद एस गोइंग मैरी के ऊपर आ जाता है। एस भैया हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। नहीं लूफी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा हूँ। क्या ब्लैक बियर्ड? अरे ये तो वही है ना जिसने ड्रम किंगडम पर हमला किया था। हाँ दरअसल ब्लैक बियर्ड पहले व्हाइट बियर्ड के अंदर काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने अपने ही क्रू मेंबर को मार दिया और शिप से भाग गया। मुझे उसे पकड़कर उसे मारना है, क्योंकि उसने हमसे गद्दारी की है। आखिरी बार वो बंदा यूबा टाउन में दिखा था, इसलिए मैं अभी यूबा टाउन जा रहा हूँ। दरअसल हम भी अभी यूबा टाउन ही जा रहे हैं, जहाँ पर हमें रेबल आर्मी मिलेगी। हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये सभी लोग यूबा टाउन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब कुछ समय के लिए एस भी इनका क्रू ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद हम एलाबास्ता के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इकट्ठा होकर राजा के महल के सामने जा रहे हैं। तभी कुछ गार्ड्स इन्हें रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। हमें राजा से मिलना होगा, हमारी हालत बहुत खराब है। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं और हमारे छोटे बच्चे भी हैं। आखिर एलाबास्ता में ये सब कब तक चलता रहेगा? हमें राजा से बात करनी है। लेकिन ये गार्ड्स फिर भी इन लोगों को अंदर नहीं जाने देते और तभी राजा खुद चलकर बाहर आ जाता है। सभी लोग इसे देखकर इसे गालियां देने लगते हैं। तुम कैसे राजा हो? तुम्हारी जनता यहाँ भूखी मर रही है और तुम महल के अंदर आराम कर रहे हो। मैं आप सबकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ एलाबास्ता किंगडम की ये हालत मेरी वजह से हुई है, पर मैं आप सभी से वादा करता हूँ मैं एलाबास्ता को पहले जैसा कर दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कोबरा को वीवी की याद आती है। जाने से पहले वीवी ने इसे वार्निंग दी थी। कोई अलाबास्ता के खिलाफ साजिश रच रहा है और वो आपको भी फंसा सकता है पापा। अलाबास्ता में लड़ाई और दंगे हो जाएंगे और ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरी बेटी को ये सब कुछ पहले ही पता चल गया था। इस तरफ गोइंग मैरी में प्रिंसेस वीवी किसी को लेटर लिख रही है और लेटर लिखने के बाद वीवी नामी के पास जाती है। नामी क्या तुम बोट को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो? मुझे कुछ काम है। हाँ क्यों नहीं वीवी। वीवी उस लेटर को कारू को दे देती है। ये लेटर बहुत जरूरी है कारो। बारक वर्क्स में रहकर मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, मैंने वो सब कुछ इस लेटर के अंदर लिख दी है और इसमें ये भी लिखा है कि आज जो अलाबास्ता किंगडम की हालत है वो क्रोकोडाइल और बारक वर्क्स की वजह से है। जाओ इस लेटर को मेरे पापा तक पहुंचा दो, जिससे कि उनको क्रोकोडाइल की असलियत के बारे में पता चल सके। और कारू राजा के महल की तरफ जाने लगती है। इस तरफ बारक वर्क्स के हेडक्वार्टर के अंदर क्रोकोडाइल खिड़की में से अलाबास्ता किंगडम को देख रहा होता है। एलाबास्ता की बर्बादी होना तो तय है। तभी ऑल संडे यहाँ पर आ जाती है। बारक वर्क्स की कुछ शिप नानोहाना शहर गई थी और वहाँ पर एक अकेले आदमी ने उन सभी शिप्स को तबाह कर दिया। ढूंढो उसे, कहाँ है वो? हाँ मैंने सभी एजेंट्स को इसके बारे में खबर दे दी है। इस तरफ गोइंग मैरी में ये सभी लोग बोट से नीचे उतर जाते हैं और आरोमालू शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि यूबा टाउन के बहुत ही पास है। और जैसे ही आरोमालू शहर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा बंजर पड़ा है। क्या यही वो शहर है? हाँ यही आरोमालू शहर है। बारक वर्क्स ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। ये शहर पहले ऐसा नहीं था। ये अलाबास्ता का सबसे हरा भरा शहर हुआ करता था। यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग पानी बचाकर अपना काम
काम चला लिया करते थे। अलाबास्ता में किसी भी शहर में कोई बारिश नहीं होती थी, लेकिन एक ऐसा शहर था जहाँ हमेशा बारिश होती रहती थी, और वो जगह है राजा का शहर अलुबारना। सिर्फ राजा के शहर में ही बारिश होती थी और कहीं पर भी नहीं। सभी लोग राजा को बहुत लकी माना करते थे। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग शहर के अंदर कुछ सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी वो सामान गिर जाता है और उस सामान में से निकला एक हरा पाउडर। लोग समझ जाते हैं कि ये डांस पाउडर है। ये तो डांस पाउडर है। इतना सारा डांस पाउडर किसके लिए लेकर जा रहे हो? हमें नहीं पता ये क्या है। अलाबास्ता का राजा हमसे ये सामान मंगवाता है। और सभी लोग समझ जाते हैं कि अलाबास्ता किंगडम का राजा कोई लकी वकी नहीं है। ये अपने शहर में डांस पाउडर का यूज करता है बारिश करवाने के लिए। ये एक ऐसा पाउडर है जिसे अगर आसमान में छोड़ा जाए तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे हाँ, ऐसा पाउडर तो मैंने आज ही खाया था भाई। वो हरे रंग का था पर उसका टेस्ट बहुत बेकार था। अबे लूफी, झूठ बोलना बंद कर, ठीक है ना? ये पाउडर हर जगह पर बैन है। अरे ओ, मैं उस नहीं हूँ, ठीक है ना, जो झूठ बोलूंगा। मैंने इसे आज ही खाया है, पर इसे बैन क्यों कर रखा है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये बारिश तो करवा सकता है। अगर इसे किसी शहर पर यूज किया जाएगा तो उसके साथ वाले शहर में बारिश होनी बंद हो जाएगी। और जैसे ही अलाबास्ता के लोगों को इसके बारे में पता चला कि उनका राजा डांस पाउडर का यूज करता है खुद के शहर के ऊपर, जिसकी वजह से उनके शहर में बारिश होनी बंद हो चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उनके शहर में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और समझ आते हैं कि ये सब राजा का किया धरा है, जिसकी वजह से सभी लोग आपस में ही लड़ने लग गए और अलाबास्ता में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, पक्का उन्हें फंसाया गया है। हाँ, तुमने सही कहा सांची। मेरे पापा का डांस पाउडर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन उसके अगले दिन हमारे महल के अंदर बहुत सारा डांस पाउडर पाया गया। अलाबास्ता किंगडम के लोग मेरे पापा को बहुत बुरा मानने लग गए। मैंने उन्हें कहा भी था कि कोई अलाबास्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और उनको फंसाने की भी। यहाँ का कुआं तो बहुत समय से खाली पड़ा है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। इसका मतलब है ये सब क्रोकोडाइल का क्या धरा है। वीवी को अपने सामने एक इंसान की लाश दिखाई देती है। ये सब क्रोकोडाइल की वजह से हुआ है। उसने वो डांस पाउडर यूज किया, इतनी बार यूज किया कि अलाबास्ता का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया। पिछले 3 साल से यहाँ पर बारिश नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं सकती बिना पानी के लोग कितना तड़प तड़प कर मरे होंगे। लूफी को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर एक पंच मार देता है। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी यूबा शहर चलते हैं। मुझे रेबिलियन आर्मी को बताना होगा कि सारी गलती मेरे पापा की नहीं, उस क्रोकोडाइल की है। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसी ने अलाबास्ता की ये हालत कर दी है और वो अलाबास्ता पर कब्जा भी करना चाहता है। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं यूबा शहर की तरफ। अब इसके बाद चलते चलते इन सभी को एक अजीब सा प्लांट दिखाई देता है, जिसके मुंह के अंदर एक ऊंट फंसा होता है। ये प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा था। ये ऊंट रो रहा होता है और अपने पैरों से किसी तरह से अपनी जान बचा रहा होता है। लूफी ये देखकर इस पे हंसने लगता है। कितना फनी लग रहा है। साले बचा ले मुझे। और लूफी एक पंच मारकर इस ऊंट की जान बचा लेता है। इसके बाद लूफी उस ऊंट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऊंट इसे बिठाने से मना कर देता है। चॉपर इसकी भाषा समझकर इन सभी को बताता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता क्योंकि मैं अपने ऊपर सिर्फ लड़कियों को बिठाता हूँ। ये सुनकर ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। साले हरामी कहीं के, इसको यहीं पर मार देते हैं लूफी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये ऊंट अच्छा खासा पिट जाता है इन सभी से। तभी नामी यहाँ पर आती है। क्या तुम मुझे भी नहीं बिठाओगे ऊंट जी? पर ये ऊंट नामी को तुरंत से बिठा लेता है और इसके साथ वीवी को भी। ये देखकर सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, साले हरामी ऊंट सिर्फ लड़कियों को बिठाता है। नामी और वीवी उस ऊंट के ऊपर चढ़कर जाने लगते हैं। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा इसे मार दूंगा, पैदल ही चलना होगा हमें। अरे यार, रास्ते में नामी वीवी से पूछती है, वीवी, क्या तुम मुझे रेबल आर्मी के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ नामी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ये बात आज से 11 साल पहले की है। इसके बाद हम 11 साल पहले के अलाबास्ता को देखते हैं, जहाँ पर राजा कोबरा एक बच्चे की फरियाद सुन रहा होता है। इस बच्चे का नाम है कोजा। हमारे टाउन में सूखा पड़ गया, लेकिन आपने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की। देखो बच्चे, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं मौसम को नहीं बदल सकता। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने मेरे पापा से सुना था कि एक राजा सब कुछ कर सकता है। तब इसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं। योर मैजेस्टी, मेरे बच्चे के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम टोटो है ना। जब तक तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है तुम हमारे शहर में रह सकते हो। शुक्रिया माय लॉर्ड। प्लीज अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। आप राजा हमारे शहर की तकलीफ कभी नहीं समझ सकते। और कोजा ये सब बोलने के बाद कोजा वीवी के पास से गुजरता है। कितना रोतड़ू बच्चा है। क्या कहा तुमने छोटी बच्ची? और ये सुनकर वीवी को गुस्सा आ जाता है। पर इस तरफ हम ईगाराम को देखते हैं, यानी कि पोई पोई को। प्रेजेंट में ये बंदा मर चुका है, लेकिन ये सीन 11 साल पहले का है, तो ये बंदा अभी जिंदा है। ईगाराम राजा से कहता है, सर जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका गाँव वापस से ठीक करवा सके। ये सुनकर कोबरा इसे एक पंच मारता है। मुझे ये दोबारा नहीं सुनना, समझ गए? कुछ भी करो लेकिन उस बच्चे का गाँव हमें ठीक करना ही होगा। ठीक है सर जी, मैं समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। तभी वीवी इसके सामने आती है। पापा, मैंने उस बच्चे से लड़ाई की और मैं हार गई। राजकुमारी की ये हालत देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। ये देखकर ईगाराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और कोजा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कोबरा इसे संभालता है। तभी टोटो भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया, आज मैं खुद को मार लूंगा। मेरे बेटे की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी कोबरा ईगाराम और टोटो के एक एक पंच मार देता है। चुप हो जाओ, बस ये छोटे बच्चों की एक लड़ाई है। इस तरफ हम अलाबास्ता किंगडम के मार्केट का सीन देखते हैं, जो कि आज से 11 साल पहले बहुत हरा भरा हुआ करता था। सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। इधर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो कि चीयर कर रहे हैं, हरा दो उसे, हरा दो। और हम देखते हैं कि वीवी ने कोजा को वापस से चैलेंज किया है एक फाइट के लिए। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे अपने ग्रुप का लीडर बनाओगे, समझ गए? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद राजकुमारी इससे हार जाती है। लेकिन कोजा और ये राजकुमारी आपस में दोस्त बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, वीवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज से ये हमारे ग्रुप की वाइस कैप्टन है। ईगाराम और कोबरा ये सब कुछ पत्थर के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। वीवी कोजा से मिलने के लिए कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी 2 गुंडे इसके सामने आ जाते हैं। ये तो राजा की बेटी है, अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो हम जो
चाहे वो राजा हमें दे देगा। ये दोनों राजकुमारी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कोजा और इसके बाकी के साथी यहाँ पर आ जाते हैं। हमारी वाइस कैप्टन खतरे में है, इन लोगों को जल्दी से हरा दो। और ये सभी बच्चे इन गुंडों के साथ लड़ने लगते हैं। वीवी यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम बच्चे हमें नहीं हरा सकते। और कोजा को दूर फेंक देता है। कोजा वीवी के सामने आ जाता है और कहता है तुम राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। और तभी एक तीसरा आदमी यहाँ पर आ जाता है और वीवी को पकड़ लेता है। वीवी इसके हाथ पर काटती है और यहाँ से दूर भाग जाती है और एक टूटे हुए मंदिर के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी कोबरा और ईगराम भी यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चों ये क्या हुआ तुम्हें? अंकल जी, एक बंदे ने वीवी पर हमला किया था, कोजा उसे बचाने के लिए गया है टूटे हुए मंदिर के पास। ये सारे गुंडे भी यहीं पर होते हैं। कहाँ है वो छोटी बच्ची? ढूंढो उसे। तभी वीवी की नजर ऊपर जाती है और देखती है कि एक आदमी इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका है, लेकिन तभी कोजा यहाँ पर आ जाता है और इस आदमी को मार कर नीचे गिरा देता है। वीवी क्या तुम ठीक हो? वैसे तो मैं बच्चों की जान नहीं लेता, पर तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। ये बंदा कोजा पर हमला कर देता है और कोजा की आंख जख्मी हो जाती है, लेकिन कोजा उस पर एक हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी इसके दो साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या? तुमने तो हमारे दोस्त को मार दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी कोबरा और ईगराम यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को लात मार के इन दोनों को भी हरा देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अब उन सभी बच्चों और वीवी को महल के अंदर लेकर जाया जाता है। राजा इन सभी का इलाज करता है। कोजा को होश आता है और अपने सामने वीवी को बैठा हुआ दिखता है। पापा, उनके पास असली की तलवारें थी और उन लोगों ने कोजा पर हमला कर दिया। और कोजा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मरते दम तक मेरी रक्षा करोगे? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, हम दोस्त हैं और दोस्ती में ऐसा ही होता है वीवी। ये सुनकर कोबरा, ईगराम और टोटो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इन दोनों की दोस्ती को देखकर। और अगले दिन कोजा वीवी को एक खुशखबरी देता है। वीवी, एक खुशखबरी है, कल तुम्हारे फादर ने हमें बहुत सारे पैसे दिए और हमें बोला कि अलाबास्ता के बीचों बीच एक और नया शहर बनने वाला है और उसका नाम होगा यूबा शहर। वो शहर बनाने के लिए हमारे पास सारे पैसे आ चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे गाँव को नहीं छोड़ना पड़ेगा और यूबा शहर के अंदर रह पाऊंगा। अब इसके बाद सभी लोग तैयार होते हैं यूबा शहर की तरफ जाने के लिए और इसके अंदर जाएंगे यूबा के सभी गाँव वाले जिनका गाँव सूख गया था और बेघर हो गए थे। टोटो, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें यूबा शहर को बसाना है। बाय वीवी, चलो मुझे अब जाना होगा, तुम्हें बड़े होकर एक बहुत अच्छी राजकुमारी बनना है, अपना ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर कोजा, टोटो और इस सभी गाँव वाले यहाँ से चले जाते हैं यूबा शहर को बनाने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बना यूबा शहर। अच्छा, तो ये कोजा तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, पर मैंने तुमसे रेबल आर्मी के बारे में पूछा था, तुमने मुझे अपने दोस्त कोजा के बारे में क्यों बताया? वही रेबल आर्मी का लीडर है। ये सुनकर नामी चौंक जाती है। तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। क्या बातें चल रही है भाई? लूफी किसी अजीब से जानवर को खा रहा होता है। ये देखकर ये दोनों बुरी तरह से डर जाती हैं। भाग जा यहाँ से, और अपने ऊंट को लेकर यहाँ से भागने लगती हैं। ये लूफी साला कुछ भी खा लेता है, पर भाई इतना गुस्सा होने की क्या बात है इसमें? बस एक जंगली केकड़ाई तो खा रहा हूँ। राजकुमारी के साथ रह कर ये नामी भी राजकुमारी समझने लग गई है खुद को। हाँ, तुमने सही कहा, सांजी भी इसके प्यार में पागल है, बिल्कुल नौकरों की तरह बिहेव करता है। कुछ करना पड़ेगा इस नामी का। और इस सीरीज का 9th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 13 के लाइक्स। और गाइज न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज गाइज इस साल भी बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।